तो बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो बेसिकली हम 4 सिविलाइजेशन है जो हमारी सिविलाइजेशन है, इसका नाम है सरस्वती, इन द सरस्वती सिविलाइजेशन। इसकी कंटेम्प्रेरी 4 सिविलाइजेशन रह चुकी हैं, उसमें से हम मेसोपोटामिया के बारे में बात करेंगे। तो जो मेसोपोटामिया है उसका मतलब है लैंड इन बिटवीन, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से निकला है। एंड ग्रीक नेम फॉर द लैंड ड्रेन बाय द यूफ्रेट्स एंड टिग्रिक्स रिवर इन वेस्ट एशिया। तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, यानी कि जो 2 रिवर हैं यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर्स, जो कि वेस्ट एशिया में लाया करती हैं, वहाँ पर ये 2 रिवर है और वहीं से ही क्या हुआ, मेसोपोटामिया का इमर्जेंस हुआ है और वहीं से मेसोपोटामिया इमर्ज हुआ। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, आज का इराक और कुवैत और कुछ पार्ट तुर्की का और कुछ पार्ट सदर्न ईरान का, अगर हम ये सारे एरिया देखें तो वो आज का हमारा क्या है, मेसोपोटामिया था ये। ठीक है, तो ये सारे रीजन मिला के क्या बनते थे उस टाइम पे, मेसोपोटामिया का रीजन था। तो अगर हम इसकी जो शेप है वो क्रिसेंट शेप जैसी है, जहाँ पर जेग्रॉस की हील्स हैं एंड टॉरस की हील है जो मेडिटेरियन सी तक स्ट्रेच है। और वेस्ट में देखें तो हम पर्शियन गल्फ में, जो कि ईस्ट में है। ठीक है, यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक, मेडिटेरियन से लेके पर्शियन गल्फ तक ये फैला हुआ है, जिसे हम फर्टाइल क्रेसेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। और फर्टाइल लैंड किस वजह से हो रही है? क्योंकि यहाँ पे 2 रिवर है जिसका नाम है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। तो हमें यहाँ पर जो फार्मिंग के एविडेंस है वो लगभग 12,000 साल पहले को हमें देखने के लिए मिल गए थे। और हमें जो कॉपर्स के टूल हैं वो लगभग 4500 BC के आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे कि कॉपर का जब जैसे ही अराइवल होता है तो काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, काफ़ी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। और उस टाइम पे जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन था, ट्रेड था, उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट और इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमारा मेसोपोटामिया है उसको हम इन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो पहले हमने ब्रॉन्ज एज में डिवाइड करा, उसके बाद हम सुमेरियन है जो कि 3000 से 2500 के बीच के टाइम पीरियड रहता है सुमेरियन का। उसके बाद अकादियन है, उसके बाद असारियन आते हैं, उसके बाद फिर बेबुलोनियन। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में स्टडी हम करेंगे। बेसिकली टाइम लाइन है कैसे मेसोपोटामिया इन अलग अलग पीरियड में इमर्ज हो रही है और कैसे ये फ्लरिश हो रही है। ठीक है, तो इसी टाइम पर अगले जो 2000 साल थे उस टाइम पे कुछ काफ़ी सारी जो सिटीज़ थी उनका इमर्जेंस, उसे हम सिटी स्टेट कहते हैं। ठीक है, गवर्निंग सिस्टम इमर्ज होता है और 4 मेजर सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन इमर्ज होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4 मेजर सिविलाइजेशन कौन सी थी? वो भी सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन, यानी शहरीकरण वाली। उसका नाम है सुमेरियन, अकादियन एंड असारियन एंड बेबीलोनियन। तो बात करते हैं अपनी पहले टॉपिक की हम सुमेरियन जो कि ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन की, जो कि एक सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थी। कहाँ पर थी? उर एक रीजन है वहाँ पर लाई करती थी, जो कि आज का कौन सा रीजन है? सदर्न इराक का रीजन है, वहाँ पर ये लाई करती थी, जिसे हम सदर्न मेसोपोटामिया भी कहते हैं। तो बेसिकली जो सुमेरियन है वो जो दक्षिणी हिस्सा था मेसोपोटामिया का, वहाँ पर था ये रीजन। तो जो सुमेरियन थे उन्होंने पहली बार डैम्स और कैनाल्स का बिल्ड करते हैं ताकि इरिगेशन हो सके, है ना। और ये पहली बार मड ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं और बर्न ब्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन जैसे कि हाउसेस है, वॉल है, अदर स्ट्रक्चर के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको इस टाइप, इसको हम जिगगोरेट कहा गया। ये टावर लाइक स्टब्ड पिरामिड था उस टाइम पे, जो कि एक टेम्पल हुआ करता था, ये शो किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो सुमेरियन थे दे वर्शिप मल्टीपल गॉड, यानी सुमेरियन जो थे काफ़ी सारे जो मल्टीपल है, यानी कि बहुत सारे गॉड्स की पूजा करते थे। उनका मानना था कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं, यानी जो प्राकृतिक है, जैसे कि फ्लड है, विंड्स हैं, इन सब को भी वो बिलीव करते थे कि ये सब क्या है, इनकी भी वो पूजा करते थे। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी सारे क्या बनाए, टेम्पल्स बनवाए। एंड टेम्पल्स उस टाइम पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उस समय में जो लोगों की ज़िंदगी थी, यानी कि जो पीपल की लाइफ में टेम्पल एक सेंटर की तरह रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, उसी टाइम पर टेम्पल के आसपास क्या ग्रो होते हैं, सिटीज़ का इमर्जेंस होता है और काफ़ी सारे एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टेम्पल, इन सब का हमें इमर्जेंस देखने को मिलता है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है टेम्पल्स के आसपास इमर्ज हो जाती हैं। एंड ऑल्सो एंटी टू द सेक्रेट टेम्पल वॉज द रिस्ट्रिक्टेड टू द हाई प्राइज एंड प्राइस्ड टेस्ट, यानी कि जो भी बड़े बड़े प्राइस्ड होते थे
पुजारी होते थे, पुजारिन होती थी, उनको टेंपल में आने के लिए रिस्ट्रिक्ट थे ये, एंड हु वर प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लासेस, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो हाई प्राइस्ड होते थे, और प्राइस्ड वो रूलिंग यानी जो हाई क्लास होती थी उनसे बिलोंग करते थे। और तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें ये क्या शो कर रहा है कि वहाँ पर एक क्लियर डिवीज़न था, सोशल हायरार्की थी जो कि मेसोपोटामियन सोसाइटी में लाई करती थी। तो जो नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं, तो यहाँ की जो सिटीज़ थी अब लार्ज सेटलमेंट होने लगता है, जहाँ पर किंग रहा करते थे और जो कि बड़े बड़े ग्रैंड पैलेसेस में रहा करते थे, और जो छोटे लोग थे, छोटे मोटे लोग थे, वो बेसिकली एक छोटे एरिया में, जैसे कि स्मॉल ब्रिक हाउस भी कहते हैं, वहाँ पर कुछ लोग रहते थे, ठीक है। एंड द लाइफ ऑफ पीपल मोस्टली सेंटर अराउंड फार्मिंग, और जो आम लोग थे उनकी जो लाइफ थी बेसिकली फार्मिंग पर ही डिपेंड करती थी, और काफ़ी सारे जो लोग थे वो क्राफ्ट वगैरह करते थे, मेटल वर्क करते थे, एंड पोइट्री, टेक्सटाइल, ये फिर अपना डेली लाइफ में ये सब ये काम करती थी। और जैसे कि अदर प्रोफेशन जैसे कि मर्चेंट एंड ट्रेड उस टाइम पे एग्जिट करते थे, ठीक है। अब अगला देखिए हम, बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। अगर हम राइटिंग सिस्टम की बात करें, जो सुमेरियन ये पहले थे जिन्होंने लिखना शुरू करा था अराउंड 3200 BCE में, ठीक है। इनकी जो राइटिंग सिस्टम होती है उसे हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं, ड्यू टू वेज शेप्ड टूल यूज्ड बाय द स्क्राइब, ठीक है। क्यूनिफॉर्म कंसिस्ट 100 ऑफ मार्क प्रेस्ड ऑन टू द डैम सरफेस। देखो आपको इस तरीके के क्यूनिफॉर्म दिखाया गया, एग्जाम्पल दिया गया किस तरीके से एक सरफेस के ऊपर लिखेगा, जिसपे लगभग 100 ऑफ मार्क्स लगाए गए हैं, मार्क्स बनाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट होता है जिससे उस टैबलेट पे लिखा जाता है, इसलिए हम इसे टैबलेट भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ये टैबलेट क्या है, टैबलेट एक क्यूनिफॉर्म ही है जिसपे लिखा जा रहा है एक सरफेस पे, ठीक है। क्यूनिफॉर्म राइटिंग का नाम है। तो इट स्क्राइब इन्जॉय अ हाई स्टेटस इन अ सोसाइटी। ऐसा माना जाता है कि जो स्क्राइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंट रोल था, इनका हाई स्टेटस था सोसाइटी में, ठीक है। सिमिलर जैसे प्राइस्ड और प्राइस्टेस का था। एंड क्यूनिफॉर्म वॉज वाइडली यूज बाय ऑल ओवर द मेसोपोटामिया बाय डिफरेंट सिटीज स्टेट इवन दो दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग है वो वाइडली हर जगह पर इस्तेमाल की जा रही थी, अलग अलग सिटीज़ में। इवन बेशक वो अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, क्यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यूनिफॉर्म टैबलेट जो कि मेसोपोटामियन की जो लाइफ है, बिलीफ है, उसको रिफ्लेक्ट करती है वो, और ये बताती है। इसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उनके जो मिथ हैं, एपिक्स हैं, वो सब, जैसे कि एक हाइमेंस है जिसका हम लो कोड्स कह रहे हैं, उन सबको बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। टैबलेट्स वगैरह है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ रिकॉर्ड के लिए। किसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, फार्मिंग का, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ का, पोइट्री का, ठीक है। इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वो इन सब चीज़ों पे लिख रहे थे। अब जो सुमेरियन थे इन्होंने ही पहली बार व्हील कार्ड का इस्तेमाल किया था, और इन्वेंट भी इन्होंने ही किया था, यानी सबसे पहली बार जो इन्वेंट किया व्हील कार्ड का और सेल बोर्ड का वो सुमेरियन ने ही किया। और ये कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करते थे। इनका जो नंबर सिस्टम था वो 60 के बेस था, ठीक है, जैसे 60 मिनट, 60 आवर, ये सब उस टाइम पे चलता था। तो अगर हम बात करें अकादियन, जो कि हमारी नेक्स्ट पावर आती है सुमेरियन के बाद, जिसका टाइम पीरियड है 2334 BCE, इसका जो इमरजेंस है ये भी एक न्यू सिटी की तरह ही इमर्ज होती है, जो कि अक्काद एक सिटी का नाम है, उसके सेंटर में ही ये इमर्ज होती है, जो कि कहाँ था, सुमेर के नॉर्थ में था, और जिसे हम सेंट्रल मेसोपोटामिया भी कह सकते हैं, यानी अकादियन सेंट्रल मेसोपोटामिया में इसका इमर्जेंस होता है। और जो ये लोग थे अकादियन, ये अकादियन लैंग्वेज बोलते थे जो कि सुमेरियन से अलग थी। अकादियन एंड सुमेरियन दोनों के दोनों क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। अकादियन अपने डॉक्यूमेंट को लिखा करते थे और उन्हें कंसोलिडेट करते थे। document the consolidation of power over a different region of Mesopotamia and establish of the world first dynamic empire, and this was also a period which show the evolution of creating literature। यही एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर हमें क्रिएटिव लिटरेचर का एवोल्यूशन दिखने को मिलता है। तो यही क्यूनिफॉर्म टैबलेट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है अकादियन किंग के लिए। जैसे बताया गया एक सरगन है जो मेसोपोटामियन ट्रेड के बारे में बताते हैं विद ईस्टर्न टेरिटरीज ऑफ दिलमुन, मगान एंड मेलुआ। यानी यही क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स हमें बताती है कि कैसे मेसोपोटामियन ट्रेड था वो ईस्टर्न टेरिटरीज में हो रहा था। यही जो मेलुआ रीजन है जो बताया गया कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड होता था, यानी एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ उस टाइम पे मेसोपोटामिया और जो हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है उसके बीच में कॉन्टैक्ट था। एंड दिलमुन एंड मगान जो कि आज का बहरीन एंड ओमान पेनिसुलर है जो कि पर्शियन गल्फ में है, उसके साथ भी
वो था, ठीक है। जो आज का मगान है, यानी कि जो मगान था उस टाइम पे, उसको हम बहरीन, ये सब इसी रीजन में लाई करता था। तो हड़प्पा है, हड़प्पा ने बहुत सारे जो सेमी प्रीशियस स्टोन है उसका ट्रेड करा इनके साथ, है ना, बीड्स के साथ, बीड्स का करते थे, आइवरी है, टिम्बर है, गोल्ड है, डस्ट है, और कॉपर का भी ये लोग ट्रेड किया करते थे। तो अब हम बात करें अपने असारियन जब अकादियन एम्पायर लॉस हो जाता है तो उसकी सुप्रीमशिप ख़त्म हो जाती है 2154 BCE में, तो एक नया स्टेट इमर्जम असुर, जो कि एक नॉर्थन मेसोपोटामिया में है, वहाँ पर इसका इमर्जेंस देखने को मिलता है। जो असारियन सिविलाइजेशन है वो कब तक रहती है, 1700 BCE के आसपास रहती है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें, जो असारियन है वो बेसिकली पूरे मेसोपोटामिया में अपना इनका डोमिनेंस रहता है। इवन जो नेबरिंग रीजन है वेस्ट और साउथ, इनमें भी ये फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं बेबीलोनियन, जो कि असारियन वर डोमिनेट, जबकि जो असारियन थे वो नॉर्थ में डोमिनेट कर रहे थे। यही एक न्यू स्टेट जिसका नाम है बेबीलोनिया, ये बहुत ज़्यादा गेन करती है डोमिनेंस सेंट्रल मेसोपोटामिया में, ठीक है। यानी कि सेंट्रल मेसोपोटामिया का इमर्जेंस देखने को मिलता है कब, 1900 BC के बाद का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। अब बेबीलोनिया एक, इसकी जो ग्लोरी है, इसकी ग्लोरी एक नाम है, असेंडेंस का नाम हम्मुराबी, 1792 में जो अपनी इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ थी उसे वो एक्सपेंड करते हैं, और जो इसके आसपास के पड़ोस जितने भी थे उसको कन्क्वर कर लेते हैं, और अपनी सिटी को वो एज अ स्मॉल से लार्ज एम्पायर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम्मुराबी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बेबीलोनिया को एक्सपेंड करने में। अब इसका जो एक सिग्निफिकेंस ये है कि हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो हम्मुराबी है, ही वॉज द कॉम्पिलेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर सिविल एंड सोशल कंडक्ट नोन एज कोड ऑफ हम्मुराबी भी कहा गया है। यानी हम्मुराबी मेंटेन कर रहा है कि कैसे रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे अपनी सोसाइटीज़ में, कैसे कंडक्ट होंगे, जिसे हम कोड ऑफ हम्मुराबी भी कहते थे, ठीक है। इसी टाइम पे जो बेबीलोनिया है, बट इसका जो डोमिनेंस है 1400 के बाद ये हमें देखने को मिलता है कि कम हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो हिटीज़ होते हैं इनका अटैक हो जाता है। हिटीज़ बेसिकली जो इंडो यूरोपियन पीपल थे, जो इनका अटैक देखने को मिलता है। और क्यों? क्योंकि इनके पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ में इन्होंने मास्टर कर रखी थी, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल करके इन पर अटैक कर रहे थे, और जो मेसोपोटामियंस की बाउंड्रीज़ पर उन पर अटैक करके उस एरिया को कन्क्वेयर कर रहे थे। तो इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से जो बेबीलोनियन होता है वो अपना पावर और इमरजेंस खो बैठता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बेबीलोनियन के बारे में। अगर हम अपनी नेक्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि एक वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन रह चुकी है पूरे विश्व की, एंड इट इज़ नोन फॉर अ रिच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। यानी कि ये किसके लिए जानी जा रही है, अपने रिच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो हमें बताते हैं कि कैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन इमर्ज कर रही थी। और एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जो इजिप्ट है वो बेसिकली, इजिप्ट वॉज नोन टू द ग्रीक एंड रोमन, यानी कि जो इजिप्ट है वो ग्रीक और रोमन दोनों जानते थे कि हाँ, इजिप्ट नाम का भी कोई एक सिविलाइजेशन है। एक ग्रीक राइटर जिसका नाम है हेरोडोटस है, वो विज़िट करते हैं इजिप्ट में और लिखते हैं कि 5 सेंचुरी में, कि इजिप्ट के बारे में वो लिखते हैं इन द सेंस कि वहाँ पर वो गए होंगे तो उन्होंने उसके बारे में राइटिंग में लिखा है। लेकिन 19th सेंचुरी कलेक्शन ऑफ वर्क टाइटल डे ले इजिप्टे ऑल्सो प्रोवाइड फैसिनेटिंग डिटेल अबाउट इट्स हिस्ट्री। अब एक वर्क है, यानी एक राइटिंग है जिसका नाम है डी ले एल इजिप्टे, वो हमें इस बारे में प्रोवाइड भी करता है कि इन्फॉर्मेशन कि कैसे हाँ हेरोडोटस आए थे, उनको पता है कि हाँ इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी है, कैसे ग्रीक और रोमन दोनों के दोनों इजिप्शियन सिविलाइजेशन को जानते थे और उनके साथ कांटेक्ट भी था। अब जो इजिप्टियन हिस्ट्री है उसे रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हम पपायरस से। पपायरस का एक ओल्ड पेपर होती है, उसे लिखा जाता था रिकॉर्ड उन सब पेपरों पे। तो बेसिकली आपको पपायरस पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करें जो हमारा इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसको हम 3 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम एंड न्यू किंगडम। जैसे आप देख रहे हो ना, शुरू से फिर बाद में फिर मिडल में, ये सब आपको सीरीज़ वाइज आपको पता होना चाहिए, इसकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, उनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए इन सबका, ठीक है। तो एक हमें बताता है कि जो पपायरस स्क्रोल होते थे
उन पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंस्क्राइब होती थी, है ना। काफ़ी सारी जो स्टोरीज़ है, जैसे एक स्टोरी का नाम बताया गया है सिंध बंद द सेलर, उसमें स्टोरीज़ बताई गई, उसमें स्टोरीज़ लिखी गई थी, है ना। तो काफ़ी सारी फेबल्स है, एनिमल फेबल्स है, काफ़ी सारी गोस्ट की, मिराकल्स की, रोमांस की, काफ़ी सारी जो बुकें हैं जिसे हम सिंड्रेला भी कहते हैं, ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि पैपिरस स्क्रोल में स्टोर होते थे। तो अब हम बात करें अगर इजिप्टियन कैलेंडर में बेसिकली 3 सीज़न होते हैं, जिसमें से और 4 मंथ होते हैं, जिसमें है ऑटम है, विंटर है और समर है। ये 3 सीजन्स हैं जिनका आप नाम देख सकते हैं क्या क्या है, उन्हें हम इजिप्टियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। और यहाँ पर ये इट इज़ बेस्ड ऑन द राइजिंग ऑफ सीरियस, यानी एक डॉग स्टार होता है, सीरियस के बेस पे ये सब था। जहाँ पर 365 डे हुआ कर, जिसका मतलब है 12 मंथ, 30 दिन और 5 एक्स्ट्रा दिन होते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इजिप्टियन कैलेंडर के बारे में पता होना चाहिए। 3 सीजन्स होते थे और 4 मंथ होते थे और 365 डेज। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो एक सिटी स्टेट की तरह इमर्ज होती है लगभग 3000 BC के आसपास, और यहीं पर हमें देखने को मिलता है जब पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्स अवेलेबल होने लग जाते हैं, और जो नाइल रिवर है वो सबसे बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर रही थी इस सभ्यता को, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को। लेकिन ड्यू टू द फ्लड की वजह से, ठीक है, इन्हें काफ़ी सारे फ्लडेड को देखने को मिलता था कि फ्लड आ रही है, ठीक है। और कभी कभार काफ़ी ज़्यादा जो रिच मड है, जिसे हम कीमत कहते थे, जो कि एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, यानी कि रिच मड जो कि हेल्पफुल करती थी क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है। कीमत यानी कि कहना चाह रहे एक तरीके की रॉक का मतलब, ठीक है, जो कि ब्लैक रिवर वैली सॉइल है। तो ये आपको दिखाया गया, ये सारे क्या है रीज़न है इजिप्टियन सिविलाइजेशन के। तो लगभग 500 ईयर्स अगो फार्मर डिस्कवर करते हैं एक डिगिंग डिचेस, दे कुड डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द नाइल इनटू द फेयर फील्ड एंड स्टोर वाटर इन रिजर्वर फॉर लेटर यूज़। हमें ये देखने को मिला लगभग 500,000 के बाद कि जो फार्मर थे उन्होंने नदियों को पानी को क्या करा था, उसका बहाव को अपने एग्रीकल्चर तक लेके आ रहे हैं ताकि इरिगेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये तुम्हारा इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में। अब ये आपको एक पिरामिड दिखाया गया है। उस टाइम पे देखो, जो पावरफुल इंडिविजुअल्स होते थे उन्हें हम पैरा कहते थे, जो एक रूलर ऑफ इजिप्ट कहलाते थे। जब ये मर जाते थे, यही फेरा को बरीड, यानी कि उन्हें जलाया जाता था, उन्हें डीप बरीड अंडरग्राउंड एंड इन्हें जलाया जाता था और इन्हें दफनाया जाता था। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मस्तबा कहते हैं, उसके अंदर उसको एक बरियल चैम्बर होता था, उसके अंदर उसे रखा जाता था। आपने देखा भी होगा जैसे कि मम्मी वगैरह होती है, उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दफना कर, बंद करके उसको एक गड्ढे के अंदर या ज़मीन के अंदर उसे दफनाया जाता था, ठीक है। तो एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है ऐसी पिरामिड का, इसको पिरामिडेट सकारा है एग्जांपल दिया गया है। तो ये पिरामिड थे, ये बहुत ही बनवाया जाते थे उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इजिप्टियन जो थे उनका मानना था कि जो हर पर्सन है, दे हैड अ का यानी कि एक स्पिरिचुअल होती है उनकी, और इनका मानना है कि ये जब आफ्टर लाइफ करते थे, यानी कि डेथ आफ्टर लाइफ में ये बिलीव करते थे, और ये अपनी बॉडी को प्रिजर्व करके रखते से हम ममीफिकेशन भी कहती हैं। तो बेसिकली इनका मानना था कि जब बॉडी मर जाएगी तो उसके बाद उनका दोबारा पुनर्जन्म होगा, ठीक है। और ये आपको एक सोशल हायरार्की दिखाई गई कि कैसे फर्स्ट लेवल पे कौन है, फेरा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसके बाद फ्री लैंडर है, मर्चेंट हैं, एडिशंस हैं, उसके बाद सर्फ हैं, उसके बाद स्लेव्स हैं। तो एक सोशल हायरार्की है जो कि हमें उस सोसाइटी के पढ़ने में मदद मिलती है। तो काफ़ी सारे ये लेज़र एक्टिविटीज़ भी करते थे, डांस कर रही हैं, गेम खेल रहे हैं, है ना, फेस्टिवल को एंजॉय कर रही हैं। फेस्टिवल तो उनका मेन सेंट्रल था, यानी कोई भी कल्चर है उसके लिए फेस्टिवल एक मेन कोर हुआ करता था, और वो अपने गॉड को डेडिकेट करते थे, ठीक है, गॉड की पूजा करते थे। और गॉड हैड अ फेस्टिवल इन विच देयर स्टेटस वॉज पैरेडिड, है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसे एक फेस्टिवल का नाम है सैड फेस्टिवल, जब वो एज अ सेलिब्रेट किया जाता था, यानी। अब हम देखें आगे, अब हम बात करें चाइनीज़ सिविलाइजेशन। चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो कि एक रिवर है जिसका नाम है हुआंग हे, जिसे हम येलो रिवर कहते हैं, और यांगजी, ये इस रिवर के बीच में इमर्ज होती है।
ये दीज टू रिवर वैली वर ऑल्सो सेंटर ऑफ अर्ली चाइनीज़ न्यूलिथिक कल्चर सिविलाइजेशन। यानी अगर हम देखें यही जो दो रिवर हैं वो न्यूलिथिक कल्चर चाइनीज़ यानी अर्ली चाइनीज़ न्यूलिथिक कल्चर का एविडेंस हमें मिलता है। यानी इसका जो टाइम पीरियड हम लगभग बताएं तो 7000 से BC के हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे अर्ली चाइनीज़ न्यूलिथिक कल्चर था। तो लेकिन अराउंड 2000 BC में कॉपर का जब इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो काफ़ी सारे न्यूलिथिक सेटलमेंट होते हैं, ठीक है, और काफ़ी जो जैसे कि येलो रिवर बेसिन है वहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंज एज आता है, ठीक है। अब 1600 BC में क्या होता है, काफ़ी सारे सेंटर इमर्ज होते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, मेटलर्जी एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन इसका इमर्जेंस देखने को मिलता है। और यहीं से क्या होता है, हमारी पहली ब्रोंज एज टेरिटोरियल एम्पायर यानी कि चाइनीज़ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का इमर्जेंस देखने को हमें मिलता है। जो हिस्ट्री है चाइना की उसको हम बेसिकली उसके अंदर काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ रह चुकी हैं, जैसे कि सांग डायनेस्टी है, जाओ डायनेस्टी है। तो ये दो वेल नोन डायनेस्टी बताइए जो कि ब्रोंज एज की है। तो आपको पता होना चाहिए जो चाइनीज़ की दो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कौन कौन सी हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की डायनेस्टी कौन कौन सी है, शांग एंड जाओ डायनेस्टी। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन बाय 600 BC में आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा चाइना में, ठीक है। चाइना में आयरन का इस्तेमाल बहुत वाइडली लेवल पे इस्तेमाल करने लगे। तो चाइना का नाम भी है वो माना जाता है कि आयरन एज किंग यानी डायनेस्टी से ही निकला है पहली बार, जो कि एक पहली इम्पीरियल डायनेस्टी रह चुकी है चाइना की। तो इसी को ही क्रेडिट जाता है कि जो चाइना का जो नाम है वो यहीं से ही आया है। तो आयरन एज को जो फॉलो करती है डायनेस्टी उसका नाम हांग डायनेस्टी है। तो आपको पता होना चाहिए जो आयरन एज के अंदर कौन सी डायनेस्टी आ रही है, हान डायनेस्टी आ रही है, और ब्रोंज एज के अंदर सांग एंड जॉ डायनेस्टी आ रही है। तो ये आपका टाइम पीरियड दिखाया गया है, सांग डायनेस्टी है, जाओ डायनेस्टी, उसके बाद किंग एंड हान डायनेस्टी है। तो अगर हम बात करें हाउ डू वी नो अबाउट द चाइना, हम आखिर चाइना के बारे में इतना कैसे जानते हैं। तो चाइना हैज़ अबेंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। चाइना के पास अपने क्या है बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोग्राफीज़ हैं, वो उन सबको मेंशन किया करते थे, सारे के सारे रिकॉर्ड को वो लिखा करते थे, ठीक है। जिसको हम एक अर्लीस्ट सोर्स होता था जैसे हम ऑरेकल्स कहते हैं उन पर ये लिखा करते थे। आपको एग्जांपल दिया गया जैसे कि चाइनीज़ ऑरेकल्स कार्विंग ऑन बोन्स उस पर लिख रहे हैं, विच वर द सिंबल मेड ऑन द पीस ऑफ एनिमल बोन्स एंड टर्टोइज सेल। यानी कि ऐसे सिंबल्स होते थे, ये बेसिकली जो पीस है आपको ये किसी एनिमल या फिर टर्टोइज की सेल पर लिखा जाता था। दीज बोन वर हीटेड अंटिल दे क्रैक, इन्हें जब तक हीट किया जाता था जब तक ये गर्म ना हो जाए। एंड इंटरप्रिटेशन वर मेड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द क्रेक्स, और यही जब क्रैक पड़ जाता था इसी के बेस पे इंटरप्रिटेशन की जाती थी, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या की जाती थी। दीज ऑरेकल्स वर ऑफन यूज टू फोर टेल द फ्यूचर, और इन्हीं ऑरेकल्स का इस्तेमाल फ्यूचर बताने के लिए भी किया जाता था। तो लेकिन लगभग अगर हम आज की बात करें, दे टेल अस लॉट ऑफ होप्स, डिज़ायर एंड फियर ऑफ अर्ली चाइनीज़ के बारे में, हमें इन सब के बारे में बताते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो चाइनीज़ स्क्रिप्ट है वो लोगोग्राफिक है, जिसको हम किसी कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम मॉर्फीम्स भी कहते हैं। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जैसा हमें तो काफ़ी सारे आर्ट क्राफ्ट आइटम बना जो बहुत ही जो कि यूनिकनेस प्रोवाइड कर रही है कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन की यूनिकनेस ही यही है कि वो क्राफ्ट को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, जेड बना रहे हैं, वो फिगरिन्स बना रहे हैं, चाहे वो रिचुअल्स के बेस पे हो, चाहे वो कोई भी प्रेस्टिजियस ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते थे उसे, ठीक है। जो प्रोबेबली ये बताता है कि कैसे एक सोशल लाइफ में है ना, कैसे सोशल डिस्टिंक्शन था कि जेड भी है, किसी सबके पास अवेलेबल नहीं है कुछ लोगों के पास है। इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड चाइना, ये जो जेड था ये हमें चाइना के बाहर से ही मिलता था। एंड मार्बल वॉल ऑल्सो क्रेव्ड इनटू ऑर्नामेंट, यानी कि मार्बल पर भी क्रेव किया जा रहा है ऑर्नामेंट पे, ठीक है ना। फाउंडेशन फॉर वुडन पिलर, हमें वुडन पिलर सबसे पहली बार यहीं से हमें इसकी फाउंडेशन देखने को मिलती है ना। काफ़ी सारे वेपन टूल्स इन सब का इस्तेमाल करते सब बनाते हैं। चाइना वॉल जो कि बेस्ट एग्जांपल है, आज हम देख सकते हैं है ना कितने ज़्यादा माहिर थे ये लोग। अब एक सिल्क रूट है जो कि हमने बहुत पढ़ा हुआ है। तो सिल्क वॉज नोन टू चाइनीज़ फ्रॉम अ न्यूलिथिक पीरियड, यानी कि सिल्क के बारे में जानकारी चाइनीज़ सिविलाइजेशन को न्यूलिथिक पीरियड में मिलती है। न्यूलिथिक जैसे हम 4000 से 3000 बेसिकली उनके लिए है ये न्यूलिथिक, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट रहता है उस टाइम पे
सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट बन जाता है, ये बेसिकली ब्रॉन्ज एज के अंदर ही आ जाएगा। और 2nd सेंचुरी BCE के अंदर हान डायनेस्टी सिल्क का एक एक्सटर्नल ट्रेड करती है, जो कि उनके लिए बहुत ही एक मेजर आइटम था और ट्रेडिंग का पर्पस के लिए उसी को नाम देता है सिल्क रूट। तो 1500 के बाद हमें देखें तो जो ब्रॉन्ज एज सोसाइटी है बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रेटिफाइड होती है, यानी कहने का मतलब बहुत सोशल डिवीज़न है, रूलिंग क्लास है, नोबल्स है, एरिस्टोक्रेटीज, ये सब टॉप पे लाई करते थे। वहीं फिर उसके बाद फार्मर हैं, लेबर हैं, ठीक है। तो ये सारे हमें सोशल हायरार्की देखने को मिलती है जो बाद में इवॉल्व हुई है, पहले नहीं आएंगे ये सब। तो हमने देखा कि काफ़ी सारी जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में इमर्ज हुई, इंडिपेंडेंटली इमर्ज हुई किसी भी फर्टाइल रिवर के पास में, है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, काफ़ी सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करा, इकोनॉमिक ग्रोथ ही, और अर्बन सिटीज़ का हमें एक मेजर सेंटर दिखाई देता है इन सिविलाइजेशन में कि कैसे जब सिटीज़ इमर्ज हो रही है एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह इमर्ज हो रही है, और कैसे वो इंश्योर कर रहा है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, आर्ट की वजह से, क्राफ्ट की वजह से, पोइट्री की वजह से, ठीक है। एंड यही अगर हम देखें राइटिंग सिस्टम का भी एक डेवलपमेंट होता है जो कि हमें एक बताता है कि कैसे उस समय पे हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है, चाहे बाद ही क्या हो रहा है, टेक्निकल इन्वेंशन हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, काफ़ी सारे वेपन्स है, टूल्स है, ये सारे बनना शुरू हो गए थे। तो हमें पता होना चाहिए, और जैसे कि हमने देखा चाइना है, चाइना ही पहली एक ऐसी कंट्री होती है जो पेपर करेंसी का इस्तेमाल करती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और इन्होंने ही पहली बार जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है वो यहीं से ही शुरुआत होती है। तो चाइना हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे थे, है ना। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, हमने पढ़ा कि कैसे 4 सिविलाइज